नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका पीआरडी बड़ौदा राजस्थान। आज हमारे साथ भैराराम जी मकवाना हैं। इससे जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। चुनाव का रुझान के बारे में पूरी जानकारी लेके आपके साथ साझा करेंगे। और वीडियो आगे शेयर कर जो, सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो मित्रों। भैराराम जी नमस्कार। नमस्कार। भैराराम जी, सबसे पहले आप लोग पूरा परिचय दो। सबसे पहले तो पीआरडी मरुद्रा चैनल का मेरे ओर से स्वागत है, आपका धन्यवाद। मेरा भाई साहब छोटा सा परिचय है। मैं मूल रूप से चाकू गांव का हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला आदमी हूँ। अच्छा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई थी। 8वीं के बाद मैं कॉलेज चला गया। मैंने वहाँ कुछ प्रारंभिक दो साल की डिग्री वहाँ की और 10वीं के बाद मैं बीकानेर चला गया। बीकानेर में मेरी वहाँ कॉलेज की शिक्षा भी होती है, फिर मैं वहाँ से लॉय भी करता हूँ। उसके बाद में 2005 में ग्रामीण मुझे वापस बुलाते हैं, मुझे गांव का वापस बना देते हैं। अच्छा। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरा राजनीतिक रूप से करियर की शुरुआत होती है। 2010 में बड़ी पंचायत राजस्थान की थी, जो हमारे उसमें 17 राजस्व गाँव थे। मतलब राजनीति में कदम रख दिया आपने उस टाइम? 2010 में राजनीतिक रूप से मेरी घर से पत्नी जी सरपंच बन गए और मैं शुरू से इसमें, और मेरा रुझान भी बातें करना, पब्लिक में अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, सामाजिक सेवा। अच्छा, तो उसके बाद आपके मतलब कौन सी पार्टी से ताल्लुकात थे? मैं सर शुरू से कांग्रेस पार्टी की तरफ ही था। अच्छा। मेरे पिताजी कांग्रेस ही रहे। अच्छा। और मैं बीकानेर में एमएसए से जुड़ा रहा। उसके बाद में मैं यहाँ ब्लॉक बाप में आ गया था, तो मैं यहाँ भी संगठन में काम कर रहा था। सेवा दल में मैंने काम किया। कांग्रेस संगठन में जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया और मैं समर्पित भाव से, जब से मुझे समझ में आई, मैं इसमें काम कर रहा था। अच्छा। पिछले 2023 में आप कांग्रेस के मतलब पदाधिकारी में थे, संगठन में भी काम कर रहे थे, तो आप में ऐसी क्या नौबत आई जो कांग्रेस छोड़ने की? क्या स्पष्टीकरण रहा इसके बारे में? जी भाई साहब, आपने अच्छा प्रश्न किया। रही बात पिछली बार हम लोग तो टिकट की मांग कर रहे थे। अच्छा। हमारा एक ग्रुप था जो टिकट मांग रहा था। हमने कहा भाई या तो हम SC/ST और अल्पसंख्यक ज्यादा है, या तो हमें टिकट दे, या हम जिनको चाहते हैं उसको टिकट दें। अच्छा। और उसके हिसाब से हो नहीं पाया था। तो रही बात है जो अब की बात, निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए वो मेरे पड़ोस में ही भी रहते हैं। मैं उनसे 2011 से जुड़ा हुआ, अच्छे से भामाशा है। अच्छा। समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेरा साहब, उनके मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छे रहे। फिर SC/ST के यूथ का भी रुझान था, लोगों का भी रहा, कुछ हमारे युवा साथियों का था। तो मैंने देखा भी, मैंने पार्टी को महत्व न देते हुए व्यक्ति को, मेरे पड़ोसी जो रहे उनको महत्व दिया। इसकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस को। अब आपने कल जो कांग्रेस वापसी की है, वो बड़े नेताओं के साथ वापसी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उससे अब कांग्रेस ज्वाइन करने का आपका क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है, क्या मुद्दा है? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए थे। कांग्रेस हमारी विचारधारा है, कांग्रेस हमारा संगठन है, ये हमारा परिवार है। परिवार तरह। रही बात है वर्तमान के जो हालात सही नहीं थे। अच्छा। देश के हालात, देश में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि आप अगर आप कोई तरह का हक मांगोगे तो ये लोकतंत्र देने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। अच्छा। ये राज बना हुआ है। ये राज लोकतंत्र में व्यवस्था विश्वास नहीं रखता, व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। जितनी भी एजेंसी है, जैसे CBI देख लो, ED देख लो, सुप्रीम कोर्ट देख लो, हाई कोर्ट देख लो, फैसले आ रहे हैं। आप प्रत्येक फैसले को पढ़े, आप मीडिया के साथी है। और मोदी जी, आप, मैं मीडिया के प्रेस के साथी इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी ने 10 साल में मेरी समझ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और पब्लिकली आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। अच्छा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर उनसे भी क्वेश्चन करें, जनहित के मुद्दे उठाए। मैं जन आंदोलन का निकला आदमी हूँ, जनता की पीड़ा को आज देखो भी समझता हूँ। ऐसी अनेक मांगे हैं। रोजगार के मुद्दे गौण हो गए, स्वरोजगार के मुद्दे गौण हो गए, किसानों के मुद्दे गौण हो गए, युवाओं के मुद्दे गौण हो गए। सिर्फ राम और धर्म जाति के आधार पर काम हो, ऐसा नहीं। अच्छा, हम सभी के आस्था है, लेकिन मुद्दे है देश की संवैधानिक मुद्दे होने चाहिए, जनतांत्रिक मुद्दे होने चाहिए। हम लोगों को देश को कहाँ ले जाना है और सबको साथ कैसे लेकर चलना है,
वो पार्टी कांग्रेस रसिक रिजान थी, इसकी वजह से आया। अच्छा, इसकी वजह से आप कांग्रेस में दोबारा वापसी हुई है जी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े बड़े लोग हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ एक ईडी का भी प्रभाव लग रहा है, इस ईडी के बारे में या ये क्या एक हवा चल रही है, ईडी भी बहुत घूमती है और ऐसी सोशल मीडिया पर भी बात चलती है, क्या मामला है ईडी वाला, क्या मामला है? केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला भी किया अभी। आप उसके देखोगे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को डरा धमकाकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करना। अच्छा, पार्टी कोष में आज 6,000 से ऊपर करोड़ों रुपए जमा करवा लिए। तो ये ईडी का भय उनको लगता है, जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, जो फ्रॉड करते हैं कोई, अच्छा उसको उनको डर है। हम किसानों को, दलितों को तो इस बारे में कोई डर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो ही नहीं। हमारी भी हिंदुस्तान की 50% आबादी हम लोग, आप लोग आते हैं, उनको अभी आर्थिक संपन्नता हुई नहीं। अच्छा। ये डर तो उनको है, जिनके पास कुछ पड़ा है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करेगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपने कल बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस दोबारा ज्वाइन की है, वापसी हुई है, तो अब आप जोधपुर लोकसभा का क्या ध्रुवीकरण रहेगा? सबसे बड़ी बात तो अब की बात, कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रत्याशी दिया। अच्छा, समाजसेवी आदमी, मैं उनको राजनेता से ज्यादा समाजसेवी मानता हूँ। वैसे उनका पूरा जीवन समर्पित भाव से सोशल इंजीनियरिंग में रहा है, सामाजिक सेवाओं में रहा है। तो सतीश कौम का नेता है, एक कर्म सिंह जी उच्चार्य ऐसे आदमी मिले हम लोगों को प्रत्याशी, आप सभी को। वो व्यक्तिवाद से ऊपर उठे आदमी, जातिवाद से ऊपर उठे आदमी, निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। और सर्वमान्य कैंडिडेट, इस कैंडिडेट का विरोध नहीं, सबसे बड़ी बात, कोई तरह का विरोध नहीं, एकमात्र कैंडिडेट, सबकी सर्वमति से आया है। सब विधानसभा में सर्वे हुआ, उस विधानसभा सर्वे आया और गजेंद्र सिंह शेखावत से काफी हद तक भारी है। अच्छा, अब अपन जैसे बात करते हैं, अपन जैसे मोदी जी से कुछ हमारे विश्नोई समाज नाराजगी जाहिर करते हैं, जाट भी नाराजगी जाहिर करते हैं और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस में गठबंधन के रूप में उतर कर आए हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मोदी जी से विश्नोई समाज आस्था रखता है। शुरू से आए थे तब हम लोग आपके समाज के रुझान देखा था, पूरा एक तरफ 100% रुझान आ गया था। लेकिन मोदी जी से जो उम्मीदें थी विश्नोई समाज की, वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, बहुत बड़े एक अभयारण्य की घोषणा करना करती थी, अमरता दी राष्ट्रीय अभयारण्य की घोषणा करनी थी। विश्नोई समाज का राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की सरकार ने आश्वासन दे रखा ओबीसी में, लेकिन राष्ट्रीय स्वर्ण सूची में उनका अभी तक इस तरह का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया नहीं था। अच्छा, तो विश्नोई समाज की डिमांड थी। दूसरी विश्नोई समाज की डिमांड थी कि अब की बार विश्नोई समाज को राजस्थान में बीजेपी कहीं से प्रतिनिधित्व दे। अच्छा, ये भी प्रतिनिधित्व करें। तो लोकसभा में कहीं भी टिकट नहीं दिया। जोधपुर में विश्नोई समाज को अब की बार आशाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी, पिछली बार ऐसा कुछ चर्चा थी, लेकिन जसवंत सिंह जी को पहले से सेट कर दिया। इस पार्टी ने सिर्फ 15-20 दिन पहले उनको केंद्रीय मंत्री, स्टेट मंत्री का जो मिनिस्टर का दर्जा देकर छोड़ देंगे। तो इस तरह के आदमी को अब इस तरह के लोग समझ चुके हैं, युवा भी समझ चुका है, यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो विश्व जागरूक, राजनीतिक रूप से जागरूक कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अपन बात करते हैं अपन फलोदी की। फलोदी में लोकसभा के चुनाव का क्या ध्रुवीकरण रहेगा, क्या स्पष्टीकरण रहेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए डाका साहब, फलोदी के अलावा भी जोधपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस वोटरों की संख्या कम है। अच्छा, मैंने जहां भी गया हूं मैंने बताया कि कांग्रेस वोटर प्रतिशत बढ़ा देंगे, वोट डालने का प्रतिशत बढ़ा देंगे हर बूथ पर। मतलब आपका कहना प्रतिशत बढ़ेगा तो कांग्रेस अपने ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। कांग्रेस की व्यवस्था है, वोट बहुत है। अगर कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बूथ मैनेजमेंट सही कर दिया, अच्छा, बूथ मैनेजमेंट के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता को टच कर लिया, तो वोट बहुत है। SC/ST के वोट है, माइनॉरिटी के वोट है, OBC के वोट है, कंचिंग और हर जाति धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। वोट बहुत है। अगर आपने वोट का प्रतिशत बढ़ा दिया, प्रतिशत बढ़े जब बात बनेगी, और अगर बढ़ाएगा नहीं 60 से, अगर आपको अप कर दिया, डाउन कर दिया, अप नहीं किया, ऊपर नहीं किया 60 से, अच्छा, तो कांग्रेस को खतरा है। अच्छा, 60 से ऊपर बढ़ा दिया, जितना आप बढ़ाओगे कांग्रेस जीती जाएगी। आज ही नोट कर लो। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं, जैसे फलोदी से पिछले 3 बार कांग्रेस पिछड़ चुकी है, तो उस पिछड़ने का स्पष्टीकरण क्या है यहाँ फलोदी का?
फलोदी का कांग्रेस का पिछड़ने का कारण एक ही है, सही आदमी का चयन नहीं होना। टिकट का चयन नहीं होना। टिकट वितरण में हमेशा कुछ न कुछ खामी रह जाती है। हम लोग चाहते हैं कि सर्वमान्य आदमी आए, फिर भी एक जाति आधार पर टिकट मिल जाता तो हमें स्वीकार करना पड़ता है, और पब्लिक में उसकी निराशा रहती है। पब्लिक में जो उत्साह है वो नहीं रह पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस उत्साह की वजह से कुछ वोटों से हम कांग्रेस लोग पिछड़ जाते हैं। एक बात भैराराम जी आपसे करते हैं, जैसे पबाराम विष्णु में ऐसी क्या खासियत है जो हर बार वो चुनाव जीत जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। देखिए, बिश्नोई समाज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम है, और पबाराम जी शुरू से यहाँ आए, पहला चुनाव वो हार गए थे थोड़े वोटों से, फिर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग रखी, समाज को एक रखा, और आगे उनको मौका मिल गया। उस मौके को उन्होंने बार बार उसको लाभ भी लिया, उस मौके का, समाज का भी उन्होंने ये नेतृत्व किया। तो बिश्नोई समाज के वोट होते एक तरफ ध्रुवीकरण हो ही गया। उनके अलावा पबाराम जी बिश्नोई ऐसे हमारे विधायक हैं यहाँ पे, तो हर जाति पर पकड़ रखते हैं, हर जाति को पकड़ रखते हैं। वो हर जाति का जीतने का वोट कारण यही है। अरे ये है कि उन्होंने वोट कैटेगरी के वोट तो उनको मिल रहे हैं, कैडर के वोट मिल रहे हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के वोट भी उसको कुछ बाहर मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैराराम जी, आपने ये बात राजनीतिक रुझान के बारे में बात करी और आपने चर्चाएं की, बात बताई, और वीडियो आगे शेयर कर दो। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।